आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये एक्चुअली थोड़ा तुम्हारा थियोरेटिकल टॉपिक है कि कंपनी किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तुमने 11 में भी सीखा था, कुछ कंपनीज होती हैं जो पार्टनरशिप है या जो प्रोप्राइटरशिप है वो किस तरह से अपने अकाउंट्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखे कंपनी किस तरह से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, उसमें क्या क्या हेडिंग्स लिखी जाती हैं, किस फॉर्म की बैलेंस शीट होती है, किस फॉर्म का तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक अगर हम डिस्कशन करें, तीन तरह की एंटिटीज होती हैं। एक होती है प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप और एक होती है कंपनीज। प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और बैलेंस शीट बनाएगी, जो हमने 11 में भी सीखा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म्स ट्रेडिंग बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाती है, कैपिटल अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है, जो हमने 12th के शुरू के सिलेबस में देखा था। तो पार्टनरशिप ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर करती है साल के एंड में। वहीं अगर कोई कंपनी होगी, कोई भी कंपनी, वो किस तरह से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, वो बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब तुम्हें पता है जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो नॉर्मली अपने शेयर्स इशू करती हैं, उनको एक प्रिस्क्राइब करके फॉर्मेट दिया जाता है कि उसी फॉर्मेट में उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और उसी फॉर्मेट में उनको पीएनएल बनाना है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, किस फॉर्म में बनती है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा मेनली थियोरेटिकल टॉपिक है, कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो भी हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 129 बना हुआ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक शेड्यूल 3 बना हुआ है, उसमें इसका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है कि कंपनी को किस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए, किस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए। अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड्स। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट में सेक्शन 240 में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। चार चीजें होनी चाहिए। एक बैलेंस शीट होनी चाहिए, एक पीएनएल होना चाहिए, उसके नोट्स होने चाहिए और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होना चाहिए, जो हम एक अलग से चैप्टर पूरा पढ़ते हैं कि कैश फ्लो कैसे बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, पीएनएल का फॉर्मेट क्या होगा और नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसके। तो ये चैप्टर में खाली इसका फॉर्मेट है कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो क्या क्या है, अगर तुम्हें एक बैलेंस शीट का पहले नॉर्मल दिखाऊं कैसे एक बैलेंस शीट तुम्हारे दिखती है, अगर उसकी बात करें तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। ऊपर कंपनी का नाम होता है, यहाँ पे इक्विटी लायबिलिटीज लिखी होती हैं, इसमें कुछ हेडिंग्स दे रखी होती हैं। ये वर्टिकल फॉर्म में होती है, तुमने हमेशा 11 से बनाया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। ऊपर लायबिलिटीज होंगी, नीचे एसेट्स होंगे, उसके नीचे कुछ नोट्स लिखे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखा होगा, नोट नंबर 2 लिखा होगा। तो ये सब क्या है, कैसे बनाया जाता है, हम उसके बारे में इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। कौन सी मेन हेडिंग्स होती हैं, कौन से सब हेड्स होते हैं, हर एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके नीचे जो नोट्स होते हैं उसमें भी क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से ये तुम्हारा चैप्टर जो है ये तुम्हें फॉर्मेट याद करने के लिए कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है उसे हम कैसे याद करेंगे। वैसे पीएनएल के फॉर्मेट में क्या क्या आता है, उसमें हम कैसे चीजें पोस्ट करते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कैसे याद करेंगे वो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अगर लायबिलिटीज की बात करें तो ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे डेट लिखी जाती है, 2 ईयर्स के गिवन होते हैं, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। ये बेसिक फॉर्मेट है तुम्हारा कि किस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट उसकी ऑडिटर्स रिपोर्ट में दिखाई जाती है। लायबिलिटी साइड को हेडिंग दी जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी यानी ओनर का पैसा और लायबिलिटीज यानी बाहर वालों का पैसा। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, जो ओनर का पैसा है। अब शेयर होल्डर्स फंड को हमने डिटेल में डिस्कस किया था पहले भी चैप्टर शेयर्स के अंदर कि किस तरह से इसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो यहां पे हम शेयर होल्डर्स फंड के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तुम्हारी सेकंड हेडिंग होगी। थर्ड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज और फोर्थ हेडिंग करंट लायबिलिटीज। 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ओनर का पैसा, ये नॉन करंट लायबिलिटीज बाहर वालों का जो लॉन्ग टर्म का पैसा है, करंट लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म का पैसा है। अब इसके बीच में एक स्पेशल हेडिंग ये कभी कभार आती है, हमेशा नहीं आती, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आफ्टर 31 मार्च कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, उसके बाद में हेडिंग यहां से हट जाएगी। तो अगर बाय चांस हमारी कंपनी में कुछ पैसा आ रखा है लोगों का एप्लीकेशन का और हमने शेयर अलॉट नहीं करे, तब ये हेडिंग बनती है, वरना ये हेडिंग नहीं होती। वरना सिर्फ 3 हेडिंग्स होंगी तुम्हारी, एक शेयर होल्डर्स फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। फिर खाली 3 हेडिंग्स आएंगी तुम्हारी। अब इनके अंदर क्या क्या आता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहले शेयर कैपिटल आएगा, जिसमें तुम्हें पता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके बारे में आएगा सारा का सारा, जो हम डिटेल में फिर से कह रहा हूं, शेयर्स चैप्टर में हम सीख चुके हैं इसके बारे में।
रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आते हैं, कोई भी तरह का रिजर्व हो वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। इनका नोट नंबर बनेगा, जो भी नोट नंबर होगा 1 हो 2 हो 3 हो, जैसे शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 होगा। उसके अंदर क्या क्या है वो तुम्हें नोट्स में नीचे अलग से दिखाने पड़ेंगे। या तुम्हारी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, पूरी बैलेंस शीट और नीचे नोट्स, और यहां पे उनकी नंबरिंग की जाएगी कि नोट नंबर 1 2 3 4 5 उनके बारे में डिटेल में नीचे लिखा जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 है तो उसमें नीचे लिखेंगे कि इसमें इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने, उनके बारे में लिखा जाएगा। नोट नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस का, अब कौन से रिजर्व है कंपनी के पास वो सब उसके अंडर दिखाए जाएंगे। तो भी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पहले हम मेन हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, तुम्हें पूछेंगे जनरल रिजर्व का मेन हेड और सब हेड बताओ। तो जनरल रिजर्व का मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर वो किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। तो इस तरह से तुम्हें उसको शो करना होगा। तो पहले मेन हेडिंग्स की बात करते हैं। शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, हमने अपने शेयर होल्डर से पैसे ले रखे हैं, इसके लिए हम बाद में फ्यूचर में जब भी शेयर देंगे उनको प्री डिटरमाइंड प्राइस पे देंगे, तब ये हेडिंग में दिखाया जाएगा। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, हमने पहले लोगों से पैसे ले लिए कि फ्यूचर में जब भी कंपनी शेयर तुम्हें आगे फ्यूचर में अलॉट करेगी तो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे अलॉट करेगी, तो वो इस हेडिंग में लिखा जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर कोई सब हेडिंग्स नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तुम्हारे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, टर्म लोन्स हो गए, वो सब इसके अंदर आते हैं जो लॉन्ग टर्म है, जो हमें 1 साल के बाद में लोगों को पे करना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हमारी एक अकाउंटिंग इनकम होती है और एक हमारी टैक्सेबल इनकम होती है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। अगर हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है तो हमें गवर्नमेंट को पैसा पे करना होता है, जिसे हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर उल्टा है तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। तो ये भी एक हेडिंग है, तो मैं खाली इतना पूछ सकता हूं, इसके मैं डिटेल में पूछेंगे नहीं कि इसको एक्सप्लेन करो, खाली पूछेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किसके अंडर आता है, तो वो तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इनके अलावा कोई होंगी तो, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो ये सब 4 हेडिंग्स इसके अंदर है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखा है। इसके हम नेक्स्ट पेज पे नोट्स में भी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, यहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, यहां पे तुम्हारी आ जाएंगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, कोई छोटा मोटा 1 साल का लोन है तो। यहां पे आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, जिसमें तुम्हें पता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज इनके अलावा जो होंगी तो, और कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन था यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा। तो ये बेसिक मेन हेडिंग्स है तुम्हारी लायबिलिटी साइड की। तो तुम्हें ये पूरी बैलेंस शीट की हेडिंग्स को प्रॉपर्ली याद करना है कि कौन से मेन हेड्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या आता है वो हम नेक्स्ट पेज पे भी देखेंगे। पहले मेन तुम्हें हेडिंग्स याद होनी चाहिए। अब ये तुम्हारी बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ जाती है, ये लायबिलिटी साइड का है, इसी के नीचे अब हम एसेट्स भी बनाएंगे, इनका टोटल यहां पे किया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए एक तरीके से याद करेंगे। शी रियली मेड लास्ट डे ऑफ लव सो टेरेबल ऑन स्टीव। शी से शेयर कैपिटल, रियली से रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेड से मनी, लास्ट से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डे से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से तुम्हें ये एक याद करने के लिए खाली तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, तो तुम इसको लिख सकते हो पूरा प्रॉपर्ली नोट्स के लिए कि क्या क्या मेन हेडिंग्स है, उनको याद करने का ये तरीका है। अब इसके अंदर अगर हम आए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, तो देखो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, काफी चीजें तो ऐसी जो तुम जाके बीकॉम में सीखोगे, मगर क्योंकि पूरी बैलेंस शीट की हेडिंग्स है। अब फिर कह रहा हूं तुम्हें मीनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना कि मीनिंग क्या है, बस तुमसे पूछेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किसके अंदर आता है, तो उसकी मेन हेडिंग है तुम्हारी शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, बस तुम्हें ये मेंशन करना होगा। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा, साथ साथ में जैसे भी तुम ये चीजें देख रहे हो साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहो, ताकि जब तुम कुछ लिखोगे तुम्हें थोड़ा ध्यान रहेगा कि कौन सी चीज किस हेडिंग का पार्ट है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा वो याद रहे। तो ये सारे रिजर्व से यहां तक कि सरप्लस, जो ओनर का या जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है वो भी इस हेडिंग में आएगा। तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो सरप्लस के नाम से इसी के अंडर दिखाया जाता है। तो जितने भी रिजर्व्स होंगे, कोई भी तरह का रिजर्व हो, सारा किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये हो गया हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर तुम्हारा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, कोई अदर लोन्स हो, ये सब इसके अंदर आएंगे। इसको भी याद करने के लिए एक शॉर्ट बनाया हुआ है डीबीटीओपी, तुम इसको याद कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। ये देखो इसका भी एक बनाया हुआ ये वाला, तो तुम इसको याद करने के लिए ये शॉर्ट में याद कर सकते हो। तो एक बार तुम मेन फर्स्ट अल्फाबेट याद हो जाएगा तो हेल्प हो जाती है कि क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। क्योंकि देखो ये भी पूछ सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व्स कौन से वो बताओ, तो इसका भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें सारे रिजर्व्स अच्छे से याद होने चाहिए, इसके अंदर कौन से आते हैं। तो तुम अगर सारे प्रॉपर इनको याद कर लोगे, तुम्हें अपने आप कैसा भी कोई क्वेश्चन आए पूरा इसके बारे में पूछ लें या खाली हेड सब हेड पूछ लें, तुम उसका फिर आंसर दे पाओगे। उसके अलावा
अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तुम्हारी। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स और अदर्स। देखो अभी ट्रेड पेबल्स कौन से हैं, अगर हमें किसी को 1 साल के बाद पे करना है, क्रेडिटर्स है 1 साल के बाद पे करने हैं, तो फिर वो ट्रेड पेबल्स इसके अंदर भी आता है। नॉर्मली ट्रेड पेबल्स करंट में आते हैं, तो वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, कभी कभी वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं, 1 साल के बाद पे करना है क्रेडिटर्स को, तो फिर वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में भी आ सकते हैं। तो ट्रेड पेबल्स डिपेंड करता है, कुछ नहीं लिखा होगा, खाली लिखा है ट्रेड पेबल्स, तो करंट ही मानते हैं। कभी कभी कंपनी के पास 1 साल के बाद पेबल वाले भी ट्रेड पेबल्स होते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी। तो ये भी कुछ हेडिंग्स है तुम्हारी। तो फिर कह रहा हूं इनके प्रॉपर्ली नोट्स बना लो ताकि तुम्हें थोड़ा ध्यान रहे कि कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है। अब अगर हम करंट की बात करें, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कोई छोटा मोटा लोन हो गया तुम्हारा, जैसे लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम बैंक से लेते हैं, जिसको हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब ये देखना ध्यान से एक बार, डिबेंचर जिस ईयर पेबल होंगे वो तुम्हारे यहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज को हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर्स है, इस साल में 1 लाख को पे करना है, तो यहां पे 4 लाख आएंगे, जो रिमेनिंग 1 लाख है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो ध्यान से, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसका पार्ट होता है। तो याद ना, करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा ये। और क्या इसके अंदर, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, कोई छोटा मोटा और कोई लोन हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तुम्हारी मेन हेडिंग्स है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, क्या फर्क है दोनों के अंदर। हमारी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, उसकी ड्यू डेट अभी आने वाली है इस साल, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, और उसकी ड्यू डेट निकल गई है तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स दोनों इसके अंदर आएंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई पैसा में पहले ही मिल गया, डिविडेंड्स देने बाकी हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, हमने लोगों को शेयर अलॉट कर दिए, कुछ लोगों को शेयर अलॉट नहीं करे, उनका पैसा उनको वापस रिफंड करना बाकी है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी इसके अंदर आएगा, और जो पैसा देना बाकी है वो भी इसके अंदर आएगा। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर कुछ हमने अब तक डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए हैं मगर उनको अब तक पे नहीं करा तो वो भी इसके अंदर। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ये डिपॉजिट्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। कॉल्स एंड एडवांस गिवन है वो भी यहां पर आ जाएगा। अदर पेबल्स, आउटपुट जीएसटी, प्रोविडेंट फंड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी बच जाते हैं वो सब हमारे अदर के अंदर आ जाते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजन, जो भी छोटे मोटे प्रोविजन 1 साल के अंदर के लिए, वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएंगे। तो प्रॉपर्ली ये पूरा लिस्ट लिखो, साथ साथ में इसके अंदर क्या क्या आता है उसके नोट्स भी तुम्हें लिखने। तो ये बेसिकली तुम्हारी लायबिलिटी साइड का है। अब इसी तरह से तुम्हारी आती है हेडिंग एसेट साइड के, ऊपर लायबिलिटीज होंगी, नीचे एसेट्स होंगे, नोट्स एक बार में होते हैं। तो मैं तुम्हें पहले लायबिलिटीज के सारे नोट्स बता रहा था, तो तुम्हारे बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स होंगी, उसके नीचे नोट्स होंगे सारे के सारे, इस तरह से बनती है। एसेट साइड में ज्यादा हेडिंग्स नहीं है, मेनली 2 ही हेडिंग्स है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स, बस 2 ही मेन हेडिंग्स है। नॉन करंट यानी जो करंट नहीं हो सारे के सारे तुम्हारे नॉन करंट एसेट्स है, जो 1 साल के बाद में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो 1 साल से ज्यादा हमारे टाइम तक साथ में रहेंगे, उन्हें हम कौन से कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। जो एसेट्स 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कौन से होंगे, तुम्हारे करंट एसेट्स। तो नॉन करंट के अंदर क्या क्या आएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, सब इसके अंदर आएंगे। प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सब आ गया, एसी, फर्नीचर, सब आ गया इसके अंदर। इंटेंजिबल एसेट्स भी इसी के अंदर है। अब इसमें 4 आएंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग से हेडिंग में आएगा। सेकंड, इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब आते हैं तुम्हारे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर हमारा कोई एसेट अब आधा अधूरा बना हुआ है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हाफ हो रखी है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स पे काम चल रहा है, पेटेंट्स पे काम चल रहा है, तो उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये 4 हेडिंग्स इसके अंदर आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट में। नॉन करंट में एक तो ये है, दूसरा आता है तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, अगर हमें गवर्नमेंट को पे करना है तो वैसे कभी कभी हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम से, तो हमें वो एसेट बन जाता है, हमें रिफंड आने वाला, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अगर हमें पे करना है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अगर हमने ज्यादा पे कर रखा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी लॉन्ग टर्म का लोन होगा जो हमने लोगों को दे रखा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और अदर नॉन करंट एसेट्स, अब इसके अंदर भी क्या आएगा, एक एक चीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर क्या आता है, इंटेंजिबल में क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, सबके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या आएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स,
इन्वेंट्रीज जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं तुम्हारा, अब ये स्टॉक तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस का हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आएंगे, जैसे पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल था, इसके अंदर तुम्हारा डेटर्स में, इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर तुम्हारा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो भी कैश का पार्ट जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, छोटे मोटे कोई लोन होंगे तो, और अदर करंट एसेट्स। अब ये तुम्हारी लायबिलिटी से, वो लायबिलिटी साइड का था, ये तुम्हारे एसेट साइड की हेडिंग्स है। इनको भी अगर याद करने का एक तरीका बताऊं तो ये PICI हो रहा है, तो हम कह सकते हैं PC, नेवर डांस लाइक ओलिवो, ये इसके लिए बनाया हुआ है। और ये है क्लेवरली आई ट्राइड क्रिएटिंग समथिंग ओरिजिनल, तो ये याद करने का एक तरीका है, खाली तुम इसको याद कर सकते हो। ये मेन हेडिंग्स है तुम्हारी। अब इसकी अगर हम सब हेडिंग्स की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा तुम्हारा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, अदर इक्विपमेंट, ये सब इसके अंदर आता है। इंटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। मस्ट हैव्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, कभी कभी तुमने देखा होगा जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ऊपर फॉन्ट होता है, वो मस्ट हैव्स के अंदर आता है, पब्लिशिंग टाइटल्स के अंदर आता है, वो भी उनका पेटेंटेड होता है, या उनको एक तरह से उसको मस्ट हैव्स कहते हैं, तो ये भी उनका एक इंटेंजिबल एसेट है। माइनिंग राइट्स, कहीं पे माइनिंग करने के राइट्स, ये भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कॉपी राइट्स, पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लाइसेंसेज हो, कोई फ्रेंचाइजी हो, ये सब भी तुम्हारे इंटेंजिबल के अंदर आएंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि कॉपीराइट्स की मेन हेड और सब हेड बताओ, तो कॉपीराइट्स का जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके अंदर वो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा। तो तुम्हें पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि मेन हेड क्या है, उसका सब हेड क्या है, उसके अंदर भी अगर कोई हेड है तो वो भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करा, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या अदर इन्वेस्टमेंट्स, कभी कभी हमारी कंपनी बाहर पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी की ही ग्रोथ के लिए, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी की ग्रोथ के लिए नहीं कर रखा, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो इसी के अंदर आएंगे तुम्हारे। और है इसके अलावा तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें क्या क्या आएगा, कैपिटल एडवांसेस, हमने किसी को कैपिटल एडवांस दे रखा है, या कोई अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, तो ये भी इसके अंदर आएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हो गए, हमने किसी को डिपॉजिट्स दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया, अगर हमारा ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म है तो फिर वो करंट के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अदर्स भी इसके अंदर आएंगे, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है तो वो भी इसके अंदर आएगा। तो काफी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में धीरे धीरे याद करनी होती हैं, इसीलिए प्रॉपर्ली नोट्स बना लोगे, साथ में रोज एक एक दिन थोड़ा थोड़ा साथ में याद करते रहोगे तो तुम्हें लास्ट तक याद हो जाएगा सारा का सारा। एक दिन बैठ के सारी बैलेंस शीट याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा रोज का शेड्यूल बना लो कि आज हम एक हेडिंग और सब हेडिंग याद करेंगे। और फिर इन्वेंट्रीज के अंदर क्या आएगा, इन्वेंट्रीज यानी तुम्हें पता है स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा तुम्हारा, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, फिनिश्ड गुड्स का हो, स्टॉक इन ट्रेड, हम डायरेक्टली खरीद के बेचते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स, ये सब तुम्हारा इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये दोनों के बारे में कि स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स का मेन हेड सब हेड बताओ, तो याद रखो इन्वेंट्रीज के अंदर आएगा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें तुम्हें पता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कौन से होते हैं, तो इस चैप्टर में तुम्हारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैलेंसेस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश इन हैंड, अदर्स, ईयरमार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स, फॉर एग्जांपल अनपेड डिविडेंड, बैलेंसेस विद बैंक्स एज मार्जिन मनी एंड बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, ये सब तुम्हारे इसके अंदर आता है। तो ये काफी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की भी एक लिस्ट है तुम्हें, तो जो भी बैंक के पास पैसा होगा वो सारा का सारा तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आएगा। फिर लास्ट में तुम्हारा इसके अंदर अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, डिविडेंड मिलने वाला है, एडवांस टैक्सेस, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो काफी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है कंपनी के बारे में, तो ये सारी तुम्हारी बैलेंस शीट के बारे में हेडिंग्स थी। अब बैलेंस शीट के बारे में एक चीज और, कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर का पार्ट नहीं होता, बैलेंस शीट के बाहर आते हैं, जिनको हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं और कमिटमेंट्स कहते हैं। तो क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज, क्या होती है कमिटमेंट्स, अब उसके ऊपर आते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो शायद अराइज हो, जिनको हमें शायद फ्यूचर में पे करना हो, तो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर। कोई फ्यूचर में इवेंट होगा तो शायद हमें पे करना पड़ेगा, हो सकता है वो इवेंट ना हो तो हमारा पैसा बच जाए। एग्जाम्पल देखो क्या लिया हुआ इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अ क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन अ कंज्यूमर कोर्ट बाय अ कस्टमर, किसी कस्टमर ने हम पे कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया कि जो हमने प्रोडक्ट उनको सप्लाई किया था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। द कोर्ट में होल्ड द
कंपनी एट फॉल्ट एंड मे इम्पोज पेनल्टी, हो सकता है हम पे पेनल्टी लगाई जाए, हो सकता है नहीं लगाई जाए. इट मे हैपन अदरवाइज ऑल्सो, whether the company has a liability or not is dependent on court order, thus it is a contingent liability. तो जो भी लायबिलिटी श्योर नहीं होती हम इनको पैसा देना है या नहीं देना है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, ऐसी लायबिलिटीज को हम कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं. और ध्यान रहे कंटिंजेंट लायबिलिटीज कभी भी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती, ये बैलेंस शीट के नीचे अलग से दिखाई जाती है. तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स में भी हम आगे आएंगे. वो क्या होता है, पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग देख रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड भी याद रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हमें कितना डिविडेंड प्रपोज किया हमने शेयर होल्डर्स को, वो पे करना है या उससे कम पे करना है. कंपनी प्रपोज करती है मगर एनुअल जनरल मीटिंग में उसको पहले अप्रूव किया जाता है, हो सकता है उससे कम भी अप्रूव किया जाए, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसलिए ये भी तुम्हारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज ऑल्सो शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स हु मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड. AS4 के अंदर रिवाइज एक सेक्शन है AS4 का, उसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है. तो ये डिपेंड करेगा हमें कितना एक्चुअली पे करना है, इसलिए ये भी तुम्हारी कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी. अब देखो तुम्हें फिर से बोलो मीनिंग नहीं, तुम्हें खाली इतना पूछे प्रपोज डिविडेंड कौन सी टाइप की लायबिलिटी है, तो तुम्हें बस आगे डैश करके लिखना होगा कि ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है, बैलेंस शीट के अंदर इसको नहीं दिखाते हम लोग. और क्या है एग्जाम्पल्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स और है. Contingent liability is not recorded in the books of accounts, but it is disclosed in the notes to accounts for the information of the users. It is to be classified into, पहला पॉइंट है, claims against the company not acknowledged as debts. हम पे किसने क्लेम कर रखा है मगर हमने अब तक वो अप्रूव नहीं किया, हमने देने का डिसाइड नहीं किया, तो वो पेंडिंग है. अगर हमें देना पड़ेगा पैसा तो वो हमें प्योर लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना वो हमारी कौन सी लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी. Bills receivable discounted from the bank not yet due for payment. हमने किसी पार्टी से बिल ले रखा था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, हम बैंक से पैसे लेके आ गए. अब अगर उस पार्टी ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक हमसे पैसे लेगा वो, तो ये भी हमारी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है हमें देना पड़ेगा कि नहीं. अगर उस पार्टी ने बैंक को नहीं दिए तो हमें देने पड़ेंगे, तो ये भी कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, कंटिंजेंट. प्रपोज्ड इवेंट जैसे भी हमने ऊपर देखा करंट ईयर का, एंड अदर क्लेम्स फॉर विच द कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल. अगर और भी किसी चीज के लिए कंपनी कंटिंजेंटली लायबल है तो वो भी इसके अंदर आएगा. तो मेन कंटिंजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन की बात करें तो ये पहली बात तो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती, ये नोट्स में आती है, और ये फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा हमें पे करना पड़ रहा है या नहीं, इससे जो कंटिंजेंट कहा जाता है. ऐसी कमिटमेंट्स क्या होती हैं, कमिटमेंट्स का मतलब ये हो गया कि कंपनी ने कमिट कर रखा हम ये पैसे देंगे मगर अभी तक वो पैसा देने की बारी नहीं आई है, अभी तक हमने वो पे नहीं करा है. हमें देने हैं पैसे मगर अब तक उसकी कॉल नहीं आई है. जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, कमिटमेंट मीन्स financial commitments due to activities agreed by the company to be undertaken by it in future. कंपनी फ्यूचर में पे करेगी, कमिटेड है, मगर अब तक उसको देने का हमारा टाइम नहीं आया. They are to be classified into, जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, estimated amounts of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for. कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, हमें पता है 3-4 सालों में हमें पैसे देने हैं, अभी तक हमने दिए नहीं है मगर हमें फ्यूचर में दे, जैसे वो बिल्डिंग बन जाएगी हमें पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी कमिटमेंट है. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड. हमने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपीज अब तक पे करें, 1 रुपए पे करना बाकी है, तो वो हमारी कमिटमेंट है, हम देंगे मगर अब तो सर टाइम नहीं आया है. या फिर अदर कमिटमेंट्स नेचर टू बी स्पेसिफाइड. तो कमिटमेंट्स के बारे में भी आ सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में भी आ सकता है. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट था बैलेंस शीट के बारे में. तो आज हमने सीखा बैलेंस शीट के बारे में, आज हम पहले इतना कवर करेंगे, इसमें भी तुम्हारी काफ़ी नोट्स बन जाएंगे पहले. अब जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में डालूंगा उसके अंदर हम देखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, तो वो तुम्हारा बचेगा. अभी तक हमने बैलेंस शीट को पूरा कवर किया है, उसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.